ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संसद के मानसून सत्र का 18वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। हंगामे के बीच जेपीसी के पास भेजा गया एफसीआरए संशोधन विधेयक। जेपीसी संसद के शीतकालीन सत्र तक देगी अपनी रिपोर्ट। विपक्ष की मांग, बिल वापस ले सरकार। किरण रिजिजू ने कहा, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का दावा भ्रामक। अमित शाह राहुल गांधी के बीच वार पलटवार। अमित शाह ने विपक्ष को ललकारा। विपक्ष के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। अमित शाह पर राहुल गांधी का पलटवार। हमें अमित शाह के लेक्चर में कोई दिलचस्पी नहीं, गृह मंत्री अमित शाह दे इस्तीफा। झारखंड की हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेस के मंत्रियों ने सरकार का किया बचाव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के बयान पर मंत्रियों ने तीखा हमला बोला। मंत्रियों ने कहा, विपक्ष को है सीआईडी जांच से शिक्षा माफियाओं के बाहर आने का डर। सीबीआई के बहाने बीजेपी शिक्षा माफियाओं को देना चाहती है संरक्षण। छात्र आंदोलन में अन्य राज्यों से उपद्रवी की बुलाया गया। यूपी 2027 के लिए बीजेपी ने बनाया बूथ चक्रव्यूह। 2024 की हार से लिया सबक। बूथ मैनेजमेंट पर बीजेपी का विशेष फोकस, कमजोर बूथों पर विशेष नजर। नमस्कार, हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। संसद के मानसून सत्र के 18वें दिन भी झारखंड के छात्र प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर भारी हंगामा जारी रहा, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई और लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। यहां तक कि सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी तकरार भी देखने को मिली। साथ ही इस तकरार के बीच एफसीआरएफ संशोधन विधेयक को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया गया, जिसे पारित कर दिया गया। जब जेपीसी इस बिल पर मंथन कर संसद के शीतकालीन सत्र तक अपनी रिपोर्ट देगी। गौरतलब है कि एफसीआरए विधेयक पर काफी हंगामा हुआ और इसे जेपीसी को भेजने की मांग की जा रही थी। एफसीआरए संशोधन विधेयक को जेपीसी के पास भेजने की सहमति बन गई है। बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया, जो पारित हो गया। प्रस्तावित जेपीसी में कुल 31 सदस्य होंगे, जिनमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। हालांकि विपक्ष ने सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने कहा, सरकार अल्पसंख्यकों और एनजीओ को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में साफ तौर पर कहा कि एफसीआरए संशोधन विधेयक का कोई भी प्रावधान किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान को निशाना नहीं बनाता है। उन्होंने विपक्ष पर कुछ समुदायों को गुमराह करने के लिए अभियान चलाने का आरोप लगाया। रिजिजू ने सदन में कहा कि भारत कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। देश में विदेशी फंड के खर्च को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट नियम और कायदे होने बेहद जरूरी है। महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह सभा 11 अगस्त 2026 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 19वां प्रतिवेदन से सहमत है। यह है कि यह सभा जो 11 अगस्त 2026 को सभा में प्रस्तुत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के 19वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो विषय होता है उसमें सभी दलों के माननीय सदस्य होते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपके सदस्य कैसी भी वेणुगोपाल और स्पीकर साहब सबकी राय से जो भी बिजनेस एजेंडे पे आता है वो आता है। माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गण पूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का
लगभग 1/3 होगी। विपक्ष और सत्ता पक्ष के वार पलटवार अभी भी जारी हैं। अमित शाह ने विपक्ष को ललकारते हुए कहा कि वो संसद में विपक्ष के हर सवाल के जवाब देने को तैयार हैं, यानी सज्ज हैं। साथ ही अमित शाह ने कहा कि आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को विपक्ष पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी तरह की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब भी बखूबी दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मैं ये भी चर्चा करूंगा कि आपने चर्चा क्यों नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं इस पर राहुल गांधी ने उन पर पलटवार किया है और कहा है कि उन्हें लेक्चर की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, विपक्ष ने साफ साफ कह दिया है कि हमें अमित शाह के लेक्चर में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जब मैं हम कहता हूं तो मेरा मतलब इस देश की युवा पीढ़ी से है। स्टूडेंट्स को गोली किसने मारी, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। स्टूडेंट्स को किलो वाली लाठियों से पीटने का ऑर्डर किसने दिया? क्या अमित शाह ने हमारे बच्चों को गोली मारने का ऑर्डर दिया था? अगर दिया है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले 20 दिनों से अमित शाह गायब हैं। भारत के गृह मंत्री में हिम्मत नहीं है, वो सदन में नहीं आ सकते। सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूँ, मेरी चैम्बर में बैठा हूँ। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहाँ तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं। हमने खारगे जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। देर रात डीसी मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी जयपाल सिंह स्टेडियम में बने सत्याग्रह स्थल पर छात्रों को समझाने पहुंचे। डीसी ने छात्रों से उनका हालचाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप लोगों में से जो घर जाना चाहते हैं उनके लिए प्रशासन द्वारा वाहनों की व्यवस्था की गई है। वहीं जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर मंगलवार देर रात तनाव की स्थिति बनी हुई है। साथ ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे छात्रों के बीच आधी रात कई बीजेपी नेता पहुंच गए। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि उन्हें सूचना मिली थी कि प्रशासन रात के अंधेरे में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाने की तैयारी कर रहा है। नेताओं ने कहा कि वे आंदोलन में शामिल होने नहीं बल्कि छात्रों को नैतिक समर्थन देने पहुंचे हैं। वहीं पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसका उद्देश्य किसी प्रदर्शनकारी को हिरासत में लेना नहीं था। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र जुटे हुए हैं। 6 छात्र अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, यानी अनशन में बैठे हुए हैं। छात्रों की मांग है कि जब तक जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं की जाती और मामले की सीबीआई जांच नहीं होती तब तक उनका आंदोलन यूं ही बरकरार रहेगा। छात्र अब अपनी मांगों को लेकर सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करना चाहते हैं। छात्रों ने रांची में लाठीचार्ज के विरोध में मौन जुलूस निकाला।
झारखंड प्रदेश बीजेपी द्वारा राहुल गांधी पर लगे आरोपों के विरोध में आज रांची स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की ओर से मंत्री राधाकृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे और शिल्पी नेहा तिर्की ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान चारों मंत्रियों ने एक एक कर छात्र आंदोलन के मुद्दे पर राज्य सरकार और प्रशासन की कार्रवाई से अवगत कराया। तो वहीं इस दौरान मंत्रियों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू पर हमला बोलते हुए छात्रों के आंदोलन को भड़काकर सीबीआई जांच के माध्यम से शिक्षा माफियों को संरक्षण देने की उनकी मंशा का उजागर किया। इसके साथ ही उन्होंने सीआईडी जांच की कार्रवाई को निष्पक्ष ठहराते हुए छात्रों के प्रति राहुल गांधी की निष्पक्ष विचारधाराओं पर प्रकाश डाला और राज्य में शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से सशक्त और पारदर्शित करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। एक और बात पर जिस पर मैं चाहती हूँ कि मीडिया के साथी ध्यान दें, वो मेन जो सीबीआई जांच को लेकर के है। इस पूरे देश में शिक्षा माफिया, एग्जामिनेशन माफिया भाजपा चला रही है और उनको अपने एजेंसीज के माध्यम से संरक्षित भी कर रही है। इन बातों को कहने के लिए हमारे पास जो तथ्य है मैं आप सबों के सामने रखना चाहती हूँ और यही चाहूंगी ये तथ्य आप आम जनों तक और खासकर छात्रों तक पहुंचाएं। हेमंत सोरेन जी के मंत्रिमंडल में शामिल 4 मंत्री आप सबों को संबोधित करेंगे और विषय बहुत तो साफ है कि हमारे राज्य में जेपीएससी और अन्य परीक्षाओं को लेकर के हमारे छात्रों की जो मांग है और उनका जो आंदोलन चल रहा है उसके बीच भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है, इस संदर्भ में हम आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के मामले को लेकर रांची में छात्र आंदोलन का आज 19वां दिन है। इससे पहले मंगलवार की देर रात छात्रों ने साइलेंट मार्च के जरिए राज्य सरकार और सिस्टम के विरोध में अपनी मांगों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। तो वहीं दूसरी ओर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर यह बताया कि छात्रों की बात छात्रों के साथ अभियान के तहत अब तक झारखंड के 8,500 से ज्यादा युवाओं ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर अपने सुझाव भेजे हैं। पोस्ट के माध्यम से सीएम ने यह भी कहा कि ऐसी परीक्षा व्यवस्था तैयार करनी है जो वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह हो। उधर छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सांसद राहुल गांधी और झारखंड के सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली में प्रदेश बीजेपी का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के नेतृत्व में कांग्रेस की चुप्पी को लेकर संसद भवन परिसर नई दिल्ली के मकर द्वार पर झारखंड एवं ओडिशा के सांसदों द्वारा प्रदर्शन किया गया। मालूम हो कि बीते कल छात्रों के मुद्दे को लेकर ही झारखंड विधानसभा में विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन पूरी तरीके से बाधित रहा। इस दौरान ना तो सदन में प्रश्नकाल चल सका और ना ही शून्यकाल की सूचनाएं ली जा सकी। दरअसल सत्र की बात करें तो सत्र की कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार टकराव के बाद विधानसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही तय समय से एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन से झारखंड में सरकार चल रही है। एक बात और तब से लेकर सरकार के परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुए, उसके विरोध में हमारे छात्र लाखों की संख्या में 9 तारीख को जब हमारे बच्चे विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे तो राहुल गांधी के इशारे पर हमारे छात्रों पर, हमारे बच्चों पर जिस प्रकार से लाठियां और गोलियां चलाई गई है। कांग्रेस का झारखंड में मुंह बंद है, राहुल गांधी का मुंह बंद है, खड़गे जी का मुंह बंद है। क्यों बंद है? कांग्रेस का दोहरी नीति नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में बूथ मैनेजमेंट की कमजोरी का खामियाजा भुगतना पड़ा। साल 2019 के मुकाबले सीटों और प्रदर्शन में आई गिरावट के बाद अब बीजेपी ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने मजबूत बूथ और मजबूत संगठन के लिए बूथ चक्रव्यूह तैयार किया। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस बूथ स्तर पर है। मेरा बूथ सबसे मजबूत जैसे अभियानों के जरिए पार्टी पहले भी बूथ कार्यकर्ताओं को सक्रिय करती रही है।
अब साल 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी जमीनी स्तर पर संगठन को और मजबूत करने में जुटी हुई है। इसके अलावा पार्टी की रणनीति की बात करें तो पार्टी की रणनीति है कि बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक संगठन की सक्रियता बढ़ाई जाए और कार्यकर्ताओं के जरिए हर घर तक पहुंच बनाई जाए। पार्टी विरोधी प्रभाव वाले और कमजोर बूथों को चिन्हित कर वहां दूसरे शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं को लगाया जा रहा है ताकि संगठन की पकड़ और ज्यादा मजबूत की जा सके। भारतीय जनता पार्टी वो जन विश्वास के कार्य करती है, जनता से संवाद स्थापित करने के लिए बूथ मैनेजमेंट का कार्य करती है, अपने बूथ अध्यक्षों के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनसंवाद के कार्यक्रम चलाती है और जनता से जुड़ती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। देखिए, कब्जाधारी पार्टी समाजवादी पार्टी वो क्या भारतीय जनता पार्टी की नकल करेगी? अरे वो लोग तो हमेशा हल्ला बोल का नारा देते हैं। जो नारा देती थी जो जमीन सरकारी है उस पे कब्जा हमारी है, तो जो गरीबों की जमीन लूटने वाले, हत्या और अपराध में लिप्त होने वाले, अपराधियों के कुत्ते से हाथ मिलाने वाले लोग तो उसी तरह का मैनेजमेंट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कैसे नकल कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी जन विकास के कार्य करती है, जन विश्वास के कार्य करती है, जन प्रयास के कार्य करती है, इसलिए तीसरी बार सरकार बना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के विकास कार्यों और दावों पर तंज कसा है। उन्होंने बुनियादी ढांचे में कमियों को उजागर करते हुए कहा कि आप एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो गए हैं उसमें, हवाई जहाज उड़ाने वाले और प्रदेश चलाने वाले में कुछ समानता दिखाई दे रही है। एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है क्या सुनने को मिला, और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ अंबेडकर नगर दौरे पर पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधा है। सुबह सपा अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, पोल खुलने के डर से संसद में चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित समूचे विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए। ओपी राजभर ने संसद में हंगामे, पेपर लीक और छात्र प्रदर्शन पर विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि संसद में चर्चा होगी तो विपक्ष की पोल खुल जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में खुलेआम पेपर बिकते थे, माफिया हावी थे, छात्र खेत बैठकर कॉपियां लिखते थे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में पैसे के दम पर नकल कराई जाती थी, अयोग्य पास होकर नौकरी पाते थे और योग्य बाहर हो जाते थे। ओपी राजभर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, संजय सिंह, चंद्रशेखर जैसे तमाम नेता यदि वास्तव में छात्र हितैषी हैं तो उन्हें झारखंड और पंजाब जाकर भी छात्रों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। जंतर मंतर पर इन्हीं नेताओं के साथ गए उपद्रवी तत्वों ने पुलिस पर पथराव और तोड़फोड़ की थी। जब लाठीचार्ज हुआ था तो ये नेता पतली गली से निकल गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने जेल में पहुंचकर आजम खान से मुलाकात की थी। शिवपाल यादव के रामपुर पहुंचने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। 9 महीने 25 दिन से रामपुर की जेल बंद है आजम खान, और इस दौरान पहली बार समाजवादी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने आजम खान से मुलाकात की है। शिवपाल यादव ने आजम खान से करीब 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक मुलाकात की। आजम खान और अब्दुल्ला आजम को बीते 17 नवंबर को एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी। समाजवादी पार्टी के माफिया प्रेम पर बीजेपी ने निशाना साधा है। अतीक अहमद के बेटे की मौत पर राम गोपाल ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में माफिया को पाला पोसा, चोट माफिया को पहुंचती है और दर्द समाजवादी पार्टी को होता है। यहां तक कि राकेश त्रिपाठी ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी शासनकाल में दंगाइयों को सरकारी जहाज में घुमाते थे, जबकि योगी सरकार में अपराधियों पर कानून का डंडा कठोरता से चलता है। फिल्म का गाना है, चोट तुझे आए तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है।
जब जब किसी माफिया अपराधी को कोई आघात पहुंचता है, कोई चोट पहुंचती है, उनकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलता है, पुलिस एनकाउंटर में मार गिराती है, तो इस समाजवादी पार्टी को न जाने क्यों दर्द उत्पन्न हो जाता है। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में ऐसे माफिया अपराधियों को पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए उनको धाराशायी होते हुए देखती है ना, वो बहुत दर्द उठता है। अब अतीक अहमद, जिसके बेटे की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है, उसको लेकर के भी रामगोपाल यादव सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को दर्द हो रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बड़ी निर्ममता के साथ अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। तो क्या अपराधियों के प्रति उदारता बरतनी चाहिए? क्या अपराधियों को सरकारी वायुयान में बैठाल करके नाश्ता करना चाहिए, जैसा अखिलेश यादव जी दंगाइयों के साथ किया करते थे? ये योगी आदित्यनाथ सरकार है, यहां कानून का डंडा पूरी निर्ममता से ही चलेगा। यूपी के झांसी में हुए दर्दनाक सड़क हादसे का अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे माफिया अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान अहमद, जिस क्रेटा कार में सवार था, वो अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार कई फीट हवा में उछल गई। हादसे में अबान अहमद और ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य लोग घायल हो गए। खास बात यह रही कि हादसे का पूरा घटनाक्रम पीछे चल रही कार के डैशबोर्ड कैमरे में कैद हो गया। वीडियो झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र के ग्राम खिल्ली का है। सड़क पर एक क्रेटा कार आगे आगे जा रही है और उसके ठीक पीछे चल रही दूसरी कार के डैशबोर्ड कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अचानक आगे चल रही क्रेटा कार बेकाबू होती है। कार सड़क के डिवाइडर से जोरदार तरीके से टकराती है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि क्रेटा कई फीट हवा में उछल जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। चंद सेकंड में सड़क पर चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। इसी कार में अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान अहमद सवार था। ऐसा कहा जा रहा है कि अबान अपने भाई अली अहमद से झांसी जेल में मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन जेल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ये दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में अबान अहमद और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि कार में सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लोगों ने अबान को कार से बाहर निकाला, लेकिन तड़पते हुए 2 मिनट में उनकी सांसें थम गई। उसके मुंह से इतना ही निकल पाया, मेरा नाम अबान है, मुझे बचा लो। मुंह से इतना ही निकल पाया ये माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद के आखिरी बोल थे, आखिरी शब्द थे। सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि हादसे का ये पूरा घटनाक्रम पीछे चल रही कार में लगे डैशबोर्ड कैमरे में कैद हो गया। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अंबेडकर नगर की जिलाधिकारी ईशा प्रिया की एक पहल की खूब चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने पूर्व में रहे जिलाधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी आवास परिसर के अंदर लगाए गए आम के वृक्षों में फल लगने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारियों को आम के फलों को तुड़वाकर वर्तमान में उनकी जहां तैनाती है उन जनपदों में सहसम्मान आम के फलों को भेजवाया और आम के फल पाकर अधिकारियों ने जिलाधिकारी अंबेडकर नगर को धन्यवाद ज्ञापित किया। जिलाधिकारी ईशा प्रिया के इस कार्य की खूब सराहना हो रही है। उनका मानना है इसको लेकर कि जिसने ऐसे फलदार आम के वृक्षों को डीएम आवास परिसर में लगवाया था, आज जब इन पौधों में फल लगने लगे तो जो इनको लगवाए थे फलों पर उनका पहला अधिकार है। मुंबई को घाटकोपर इलाके में आज तड़के भूस्खलन हो गया, जिसकी चपेट में आकर कई लोग दब गए। पुलिस ने बताया कि 2 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और 6 से 8 लोग अभी भी वहां फंसे हो सकते हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। इसको लेकर मुंबई में भारी बारिश का दौर जारी है और कहा जा रहा है, यानी माना जा रहा है इसको लेकर कि भारी बारिश के चलते ही भूस्खलन हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो उनके मुताबिक मुंबई के घाटकोपर इलाके में आने वाले चिराग नगर में भूस्खलन के चलते गौसिया चौल पर पहाड़ का हिस्सा आ गिरा। इस भूस्खलन की चपेट में आकर कई लोग मलबे में दब गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों को बचाया जा चुका है। हालांकि मलबे में अभी भी 6 से 8 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। पुलिस ने यह भी बताया कि घटना तड़के करीब 4 बजे घटी। महाराष्ट्र पुलिस एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हुई, साथ ही एम्बुलेंस की गाड़ियां भी मौके पर तैनात हुई ताकि घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। बीएमसी ने यह भी बताया कि दोनों शव अस्पताल पहुंचाए गए हैं।
इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।